रायपुर के कारोबारी चेतन शाह से डेंटल छात्रा प्रीति तिवारी ने 1 करोड़ वसूल लिए। इसके अलावा क्रेटा, वर्ना, ब्रीजा जैसी लग्जरी कार और बंगला लेने के बाद भी प्रीति तिवारी ने और 25 लाख की मांग की। पैसे नहीं देने पर उसके परिवार और समाज में उसके साथ अपने संबंध उजागर करने की धमकी भी दे डाली। करीब 4 साल से प्रीति तिवारी यही धमकी देकर कारोबारी को ब्लैकमेल कर रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही प्रीति तिवारी अपने मंगेतर रिंकू शर्मा के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का काम करती थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हादसे की पूरी कहानी और जानते हैं कि क्या है इस कहानी का पूरा सच। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा भी फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें। और कहानी के बारे में आपकी कोई भी वारदात है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी आगे की कहानी पर। 25 सितंबर 2019 तक मध्य प्रदेश में उजागर हुए सेक्स स्कैंडल, जिसे मीडिया ने हनी ट्रैप नाम दिया था, का मुकम्मल बवाल मच चुका था। हर दिन इस स्कैंडल से जुड़ी कोई खबर सनसनी पैदा कर रही थी। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में कम इस देह व्यापारी स्कैंडल और उससे जुड़े अधिकारियों और नेताओं की चर्चा ज़्यादा हो रही थी। इसमें कौन कौन फंस सकते हैं, लेकिन जब सरकार ने इस स्कैंडल की जांच बाबत विशेष जांच दल का गठन कर दिया तो चर्चाएं और खबरें धीरे धीरे कम होने लगी और दिवाली आते आते लोगों की जिज्ञासा भी खत्म होने लगी। इस सेक्स स्कैंडल की सनसनी का इकलौता फ़ायदा यह हुआ कि जो दूसरे मर्द इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे थे, उनमें से कुछ को हिम्मत बंधी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए तो ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इंदौर, भोपाल के सेक्स स्कैंडल में कार्यवाही ब्लैकमेल करने वाली बालाओं के खिलाफ हुई थी और पीड़ित पुरुष साफ बच गए थे। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े नाम सामने आए, लेकिन यह अंजाम कांड के आगाज जैसा हाहाकारी तो कतई नहीं होगा। ऐसे ही एक शख्स हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के युवा हार्डवेयर व्यापारी चेतन शाह, जिन्हें मध्य प्रदेश की सनसनी से लगा कि अगर पुलिस की मदद ली जाए तो ब्लैकमेलिंग से मुक्ति मिल जाएगी। शर्त बस इतनी सी है कि पहले पुलिस को ईमानदारी से सच बता दिया जाए कि वे प्रीति तिवारी नाम की खूबसूरत बला के बिछाए प्रीत जाल में कैसे फंसे थे और अब तक कितना पैसा उस पर उड़ा चुके थे या फिर ब्लैकमेल हो कर मजबूरी में दे चुके थे। अक्ल आई तो चेतन पहुंचे एसपी के पास। रायपुर के पौस इलाके वीआईपी एस्टेट तिराहा के पास बेलाजियो B201 मोहबा पंडरी में रहने वाले चेतन की दुकान का नाम बाथ स्टूडियो है, जो देवेंद्र नगर में है। 25 सितंबर को शाम कोई 5 साढ़े 5 बजे चेतन मन में उम्मीदें और आशंकाएं दोनों लिए रायपुर के सिटी एडिशनल एसपी के ऑफिस पहुंचे। चेतन की रायपुर में अपनी एक अलग साख और पहचान है, जिससे हर कोई वाकिफ है। बीते 5 सालों में उन पर क्या गुजर रही थी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। यह दास्तां सिलसिलेवार उन्होंने एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति तिवारी के तार भी मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल के गिरोह से जुड़े हों। चेतन ने प्रफुल्ल ठाकुर को बताया वह भोपाल, इंदौर के मामलों से मेल खाता हुआ था, जिसमें सेक्सी सुंदरियों ने पूरी दबंगई से अच्छे अच्छे अफसरों और रसूखदार नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया था, क्योंकि उनके पास वे वीडियो थे जिनमें ये नेता अधिकारी उन्मुक्त होकर रंगरलियां मना रहे थे। ये वीडियो अगर उजागर हो जाते तो ये लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। यही हाल चेतन का था। 6 साल पहले जिनकी दोस्ती प्रीति तिवारी से फेसबुक पर हुई थी,
28 वर्षीय चेतन का करोड़ों का कारोबार था और घर में या जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वे दिन रात अपने कारोबार में डूबे रहते थे और बचा वक्त पत्नी और नन्ही सी बेटी के साथ गुजारते थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आदमी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके सामने कई तरह के प्रलोभन भी आते हैं, जिसमें समझदार आदमी तो बचकर आगे बढ़ जाता है, जबकि नासमझ इसमें फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। यही चेतन के साथ भी हुआ था। 20 वर्षीय प्रीति तिवारी मूल रूप से अनूपपुर की रहने वाली है, जहां उसके पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन प्रीति पढ़ाई लिखाई में औसतन थी, इसलिए वह मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा पास नहीं कर सकी। पिता ने भागा दौड़ी कर यह सोचते हुए उसे बिलासपुर के एक डेंटल कॉलेज में दाखिला दिला दिया था कि चलो डेंटिस्ट ही बन जाएगी तो प्रीति के नाम के आगे डॉक्टर तो लग जाएगा, फिर उसकी शादी भी किसी डॉक्टर या दूसरे काबिल लड़के से करके वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। जिस माहौल में प्रीति की परवरिश हुई थी उसमें कोई खास बंदिशें नहीं थीं और नसीहतें भी उतनी ही थीं जितनी आम मध्यम वर्गीय लड़कियों को हर घर में मिलती हैं। उसे कभी पैसे की कमी भी महसूस नहीं हुई थी। अनूपपुर में तो वह सलीके से रही, लेकिन जब बिलासपुर आई तो न केवल खुद बदल गई बल्कि उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। पिता ने पैसे और पहुंच के दम पर उसे डेंटल कॉलेज में दाखिला तो दिला दिया, लेकिन प्रीति का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह दिन रात सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी, नतीजतन फेल होने लगी। चैटिंग के दौरान उसने कई पुरुष मित्र बना डाले। उनकी दीवानगी और बेताबी देख प्रीति को मज़ा आने लगा था। हर कोई उसके अंतरंग यानी सेक्सी बातें करना चाहता था। अब तक उसका इरादा केवल टाइम पास करना और मज़े लूटना था, इसीलिए वह किसी के साथ हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन 4 साल फेल होते होते जब यह तय हो गया कि वह और आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी तो वह घबरा उठी। इस घबराहट की पहली वजह उस आज़ादी का छिन जाना था जो बिलासपुर आकर उसे मिली थी। दूसरा थोड़ा डर या लिहाज माता पिता का था, जिन्हें वह कैसे बताएगी कि लगातार सब्जेक्ट ड्रॉप लेते लेते उसे कॉलेज से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि उसने इस पर अमल भी कर डाला। इसी दौरान उससे चेतन की दोस्ती हो गई। दोनों हल्की फुल्की चैटिंग भी करते थे। इसी बातचीत में प्रीति को पता चला कि चेतन करोड़ों की आसामी है। तब उसने सिर्फ इतना भर सोचा कि अगर चेतन उसके हुस्न जाल में फंस जाए तो ज़िंदगी ऐशो आराम से कटेगी। प्रीति थी भी ऐसी कि उसे देखकर कोई भी उस पर न्यौछावर हो जाता। भरे पूरे गदराए बदन की मालकिन, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, रहने का अपना शाही स्टाइल और माशाअल्लाह अदाएं। वह अक्सर इससे टाइट कपड़े पहनती थी ताकि कोई भी उससे अट्रैक्ट हुए बिना ना रह सके। कुल जमा प्रीति नए ज़माने की एक ऐसी तितली थी जिसने बिलासपुर में रहते कोर्स को तो ना के बराबर पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन प्यार और सेक्स का सिलेबस इतना पढ़ डाला था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें डायरेक्टर की उपाधि देती तो प्रीति का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता। फेसबुक से हुई शुरुआत प्रीति ने मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारने का जो प्लान तैयार किया था उसमें चेतन उसके निशाने पर थे। प्रीति से चैट करते करते उन्हें नएपन और रोमांस की जो फीलिंग आती थी वैसे तो शायद जवानी में और शादी से पहले भी नहीं आती थी। धीरे धीरे दोनों सोशल मीडिया पर खुलने लगे तो चेतन को भी मज़ा आने लगा कि एक निहायत ही खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट उन्हें प्यार करने लगी है, और वह भी उतने उतावलेपन से कि उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। जब चैटिंग से बजाय सुकून मिलने के बेकरारी बढ़ने लगी तो दोनों का दिल मिलने को मचलने लगा। चेतन उससे बातें तो हर तरह की कर रहे थे, लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि अब उनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मन तो मिल ही चुके थे और अब वो चाहते थे कि ये मुलाकात तन के मिलन में तब्दील हो जाए।
इश्क मुकम्मल हो जाए। ऐसा शायद इसलिए था कि चेतन पर कारोबारी और पारिवारिक दबाव था और वे प्रीति के सामने अपनी इमेज पाक साफ रखना चाहते थे। लेकिन स्क्रीन पर उसकी कसी और गदराई देह देखकर खुद को वो आज़ाद नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन प्रीति ने उनकी कसमकस यह कहते हुए दूर कर दी कि बिलासपुर आ जाओ। इस खुली पेशकश पर वे और भी घबरा उठे। शायद यही नहीं तय कर पा रहे थे कि चेतन अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर कैसे लगाएं। मर्यादा और संस्कार तोड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और प्रीति इस कमजोरी को बखूबी समझ रही थी। चेतन की इस कमजोरी में ही उसे अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था, क्योंकि कोई और छिछोरा या मजनू टाइप का लड़का होता तो पैरों के बल दौड़ता, लार टपकाता बिलासपुर आता और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद वहाँ से चला जाता। इस समीकरण को भांपते हुए खुद प्रीति ही एक दिन रायपुर पहुँच गई और वहाँ के एक महंगे नामी होटल में रूम लेकर ठहरी। चेतन को जब उसने फ़ोन किया तो उनकी बाछें खिल गईं और दिल में नए नए प्रेमियों जैसा डर भी बैठ गया कि ना जाने पहली मुलाकात में क्या होगा। शाम को जब वे प्रीति के होटल पहुँचे तो आलीशान और भव्य कमरे में जो हुआ वह उनकी कल्पना से परे था। प्रीति केवल बेपनाह खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वो हर काम में माहिर थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट भी थी। वह एक ऐसी शाम थी जिस पर चेतन अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो गए। हालांकि जब वे यह सब सोच ही रहे थे कि प्रीति से उनकी प्रीत या दोस्ती यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन प्रीति जो सोच रही थी उसका वे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। मनचाहा मज़ा देकर प्रीति रायपुर से वापस बिलासपुर लौट गई, लेकिन चेतन के दिल और ज़िंदगी में मुकम्मल खलबली मच गई। जाने के बाद दोनों के बीच फ़ोन और सोशल मीडिया पर बातचीत होती रही और दोनों उस रात की यादें और अनुभव साझा करते रहे। चेतन का मन अब चैटिंग से नहीं भर रहा था, लिहाजा उस रात जैसा लुत्फ़ हर कभी उठाने के लिए वे खुद बिलासपुर जाने लगे। वे भी वहाँ के महंगे होटलों में ठहरते थे। इससे एक फ़ायदा यह था कि ऐसे होटलों में कोई आपके प्राइवेट मामलों में दखल नहीं देता कि कौन कौन आता जाता है और कमरे के अंदर क्या हो रहा है। प्रीति होटल के उनके रूम में आती थी, दोनों मौज मस्ती मनचाहा मज़ा उठाते थे और एक आध दो दिन के बाद चेतन रायपुर लौट जाते थे। जाने से पहले वे प्रीति को बेशकीमती तोहफे दिलाते थे और उस पर दिल खोलकर खर्चा करते थे। यही प्रीति भी चाहती थी। उसका मकसद मुफ्त के मज़े लेना और पैसा हथियाना था, लेकिन इस दौरान वह चेतन को यह एहसास जरूर कराती रहती थी कि वह कोई ऐसी वैसी बाजारू लड़की नहीं है, बस उसे तो उनके प्यार को चाहिए। चेतन के मन में कोई संशय ना रहे, इस बाबत भी प्रीति ने साफ कर दिया था कि वह जानती है कि उनकी पत्नी है, छोटी सी बेटी है, अपनी इज्जत है, घर गृहस्थी और कारोबार है। वह इनमें कभी भी अड़ंगा नहीं बनेगी। उसे तो बस अपने हिस्से का वक्त और प्यार चाहिए। बिस्तर में कुलांचें भरने वाली प्रीति की यह अदा भी चेतन को आश्वस्त करती थी कि वह उन्हें चाहती है। खुद के बारे में भी वह बता चुकी थी कि उसके पिता महेंद्रगढ़ में ठेकेदारी करते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह चेतन को बताती थी कि तुम में जाने क्या है जो कईयों को ठुकराकर तुम पर ही दिल आया है। खैर, मैं तो मर मिटी हूँ। जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी होकर रहूँगी और नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारे नाम की माला जपती रहूँगी। चेतन के पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, कारोबार मुनाफे में चल रहा था, लिहाजा 1-2 लाख रुपए तो वे अपनी इस समर्पित प्रेमिका पर यूं ही उड़ा देते थे। देखा जाए तो प्रीति एक तरह से चेतन की रखैल बनकर रह गई थी। उधर चेतन को बेफिक्री यह थी कि उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बल्कि स्वर्ग जैसा सुख भी मिल रहा था। उसका कोई मोल ही नहीं था, लिहाजा प्रीति पर पैसे लुटाने की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब तक शायद प्रीति के मन में भी यही था कि जितना हो सके माल मत्ता लपेट लो, बात की बाद में देखी जाएगी। वह चेतन को अपने हुस्न जाल और सेक्सी अदाओं से फंसाए रखने का जो टोटका नहीं अपना रही थी, उसने वो भी अपनाए
उसके लिए चेतन एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। प्रीति की पैसों की ज़रूरत तो पूरी हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह अस्थायी है और अगर यह अस्थायी हो जाए तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर कॉलेज छोड़ने का वक्त भी नज़दीक आ रहा था। ऐसे में अगर वह अनूपपुर वापस चली गई तो चेतन के साथ साथ उसकी दौलत भी छूट जाएगी। लिहाजा उसने एक दिन दुखी होने का नाटक करते हुए चेतन को ये बातें बता दी कि जिनका अपना एक मकसद भी था। चेतन को भी यह जानकर झटका लगा कि अगर प्रीति घर वापस चली गई तो सब कुछ आज जैसा आसान नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या किया जाए, इसका हल उन्हें नहीं सूझ रहा था। प्लान के मुताबिक यह समस्या भी प्रीति ने ही यह कहते हुए दूर कर दी कि अगर तुम मुझे रायपुर में फ्लैट दिला दो तो मैं वहीं पर रहने आ जाऊंगी, फिर हमारी मौज मस्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। इस सुझाव पर चेतन को भी लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, क्योंकि अभी वे होटलों में ठहरते हैं, खाने पीने और तोहफों पर खर्च हो रहा है, वह बच जाएगा और प्रीति से मिलने जाने में कोई डर भी नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने प्रीति को रायपुर में गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए का एक फ्लैट दिला दिया और अपनी एक हुंडई कार भी दे दी, जिससे उसे उनकी गैरहाजिरी में घूमने फिरने में कोई परेशानी ना हो। प्रीति फ्लैट में शिफ्ट हो गई और चेतन के पैसों पर ऐश की ज़िंदगी गुजारने लगी। जब भी ज़रूरत होती वह चेतन से खर्च के नाम पर पैसे मांग लेती थी और चेतन भी मांगा हुआ पैसा उसे तुरंत दे देते थे। जिंदगी अब मज़े से गुजर रही थी। चेतन का जब मन होता था तब वे प्रीति के साथ मौज मस्ती करने पहुंच जाते थे। अब मन में रहा सहा डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि लंबे समय से वे यही सब कर रहे थे और किसी को हवा भी नहीं लगी थी। प्रीति भी इस बात का ध्यान रखती थी कि जब चेतन कारोबार में व्यस्त हो या फिर घर पर हो तब वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी। अब तक माँ बाप से झूठ बोलकर तरह तरह के बहाने बनाने वाली प्रीति को अब अपना भविष्य गारंटेड दिख रहा था। इसलिए साल 2015 में उसने अपने मम्मी पापा को भी रायपुर बुला लिया। इन दोनों ने बेटी से उसकी आलीशान ज़िंदगी के बारे में क्या पूछा और जवाब में उसने क्या बताया यह तो पता नहीं, लेकिन उनकी समझ में यह ज़रूर आ गया था कि यह सब चेतन की मेहरबानियाँ हैं। लिहाजा जब यह नाजायज़ दामाद आए प्रीति के बेडरूम में जाए तब उन्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। चेतन के लिए यह सोने पे सुहागा जैसी बात थी, क्योंकि प्रीति अब परिवार सहित रह रही थी, जो उनके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच भी था। चेतन प्रीति के लिए एक ऐसी एटीएम मशीन बन गया था जिसमें वह अपनी सेक्सी अदाओं का पासवर्ड डालकर मनचाहा पैसा निकाल लेती थी, जिस पर अब उसने माँ बाप भी ऐश कर रहे थे। अब तक चेतन प्रीति पर करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा चुके थे और 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद उन्हें लगने लगा था कि प्रीति के चक्कर में अब व्यापार पहले सा नहीं चल रहा है और घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर प्रीति की मांगें और फरमाइशें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। आखिर वह चेतन की व्याहता पत्नी तो थी नहीं जो इस और ऐसी बातों का ख्याल रखती। उसे तो बस पैसों से मतलब था। जब चेतन इस मतलब को और पूरा करने में असमर्थता जताने लगे तो प्रीति की समझ में आ गया कि अब वक्त आ गया है आखिरी दांव खेला जाए। एक दिन जब चेतन ने उसके फ्लैट पर और पैसे देने से कुछ गिड़गिड़ाए और कुछ सख्ती दिखाते हुए हाथ खड़े कर दिए तो प्रीति ने अपना असली रंग दिखाते हुए उनके सामने वो वीडियो दिखा दिए जिनमें दोनों तरह तरह के रति कीड़ाएँ करते नजर आ रहे थे। ये वीडियो वक्त वक्त पर प्रीति छुपे कैमरे से बनाया करती थी। चेतन के होश उस वक्त और काफ्ता हो गए जब प्रीति ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल भी कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा वो मैं भुगत लूँगी। तुम अपनी सोचो और बताओ कि क्या करना है। अब चेतन की चेतना जागी कि वो सरासर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। साथ ही यह बात भी उनकी समझ में आ रही थी कि कल तक
रखेल की तरह खुशी खुशी तैयार रहने वाली प्रीति क्यों कुछ महीनों से उनसे शादी करने को कह रही थी। वह जानती थी कि चेतन पत्नी, बच्ची और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा उन पर मानसिक दबाव बनाया जाए। आज नहीं तो कल चेतन पैसे देना बंद कर देगा। यह बात भी प्रीति को समझ आ गई थी, लिहाजा कुछ दिन पहले ही उसने फेसबुक पर अपना एक दूसरा मुर्गा खोज लिया था। इस नए आशिक का नाम रिकचंद शर्मा उर्फ रिंकू था। हरियाणा के इस कारोबारी को भी प्रीति ने वैसे ही फांसा था जैसे 6 साल पहले चेतन को फांसा था। अब तक प्रीति चेतन को इतना निचोड़ चुकी थी कि यह करोड़पति कंगाली के कगार पर आ पहुंचा था। चेतन ने प्रीति की मांग पूरी करने के लिए रिश्तेदारों से भी पैसा उधार लिया था और व्यापारियों से भी लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर नगर के इलाके का अपना आलीशान मकान भी 1,42,00,000 रुपए में बेच दिया था, जिसका बड़ा हिस्सा उधारी चुकाने में चला गया था। इसके बाद भी वह फाइनल सेटलमेंट के तौर पर आखिरी किस्त के 50 लाख रुपए की मांग कर यह भरोसा दिला रही थी कि इसके बाद वह विदेश चली जाएगी और फिर कभी चेतन को ब्लैकमेल नहीं करेगी। दरअसल प्रीति रिंकू को भी रायपुर बुलाने लगी थी और वही मौज मस्ती उसके साथ कर रही थी जिसका सिलसिला कभी बिलासपुर से चेतन के साथ शुरू हुआ था। रिंकू को बुलाते वक्त वह इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका और चेतन का आमना सामना ना हो, और वह यह भी नहीं चाहती थी कि चेतन और उसके संबंधों का राज रिंकू पर खुले, क्योंकि रिंकू भी उस पर खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा था। रिंकू भी प्रीति की कमी देह और अदाओं पर मर मिटा था। उसका इरादा विदेश में कहीं बसकर कारोबार करने का था। यह बात जानकर प्रीति को लगा कि अब वक्त आ गया है कि चेतन से जितना हो सके पैसा झड़क लो और फिर रायपुर से उड़न छू हो जाओ। लेकिन एक दिन उस वक्त गड़बड़ हो गई जब सरप्राइज देने की गरज से रिंकू हरियाणा से बिना बताए प्रीति के घर पहुंचा, और वह भी सीधे बेडरूम में जा पहुंचा जहां चेतन और प्रीति गुत्थम गुत्था पड़े थे। पोल खुल गई तो प्रीति घबरा उठी कि रिंकू अब पता नहीं क्या करेगा। चेतन बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हुए चुपचाप कपड़े पहनकर चला गया, तो प्रीति ने रिंकू को सब कुछ साफ साफ बता देने में ही बेहतरी समझी। उसे उम्मीद या डर था कि रिंकू उस पर गरजेगा बरसेगा, बेवफाई का इल्ज़ाम लगाकर उल्टे पांव हरियाणा लौट जाएगा। लेकिन रिंकू उसका भी उस्ताद निकला। उसने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसकर धीरे से कहा कि जब उसे लूट ही रही हो तो पूरा लूट लो, फिर हम दोनों इत्मीनान से विदेश में जाकर बस जाएंगे। देखते देखते बंटी और बबली की इस नई जोड़ी ने मिलकर चेतन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रीति ने चेतन से यह कहा था कि 50 लाख और दे दो, क्योंकि मुझे वीज़ा बनवाना है। विदेश जाकर तुम्हारा मेरा रिश्ता और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तुम इत्मीनान से अपना घर और कारोबार देखना, क्योंकि मैं रिंकू से शादी करने वाली हूँ। लेकिन चेतन के पास अब कुछ नहीं बचा था। प्रीत की असलियत सामने थी, और अब तो उसमें रिंकू भी शामिल हो गया था। पाई पाई को मोहताज हो चले चेतन को मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल से हिम्मत बंधी तो वह सीधे एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के चैम्बर में जा पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाकर इंसाफ की मांग की। यूं फंसी पुलिसिया जाल में प्रफुल्ल ठाकुर ने चेतन की कहानी इत्मीनान और विस्तार से सुनी, और उन्हें उस पर तरस और गुस्सा दोनों आया, क्योंकि अपनी कहानी के साथ साथ चेतन ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत उन्हें दे चुके थे। उन्होंने कब कब कितने पैसे प्रीति को दिए, इसलिए उन्होंने प्रीति के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जाल बिछा दिया। दरअसल प्रीति ने चेतन को 50 लाख रुपए की आखिरी किस्त के बाबत 26 सितंबर की तारीख दी थी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका पुलिस ने नहीं छोड़ा। उसके पहले प्रीति चेतन की 2 और महंगी कारें रिंकू के सहयोग से छीनकर अपने कब्जे में ले चुकी थी। जाहिर है विदेश जाने से पहले वह उन्हें भी बेच देने का मन बना चुकी थी। 26 सितंबर को पुलिस के प्लान के मुताबिक
चेतन ने प्रीति को फ़ोन कर पैसों का इंतजाम होने की खबर दी तो प्रीति के पर फड़फड़ाने लगे। उसे लगा कि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। रकम देने रायपुर की जगह कंचना रेलवे क्रॉसिंग तय हुई। बातचीत में प्रीति ने बताया भी कि वह पैसे लेने अकेली आएगी और चेतन चाहेगा तो उसे आखिरी बार वह शारीरिक सुख भी देगी जो पहली बार बिलासपुर में दिया था। प्रफुल्ल ठाकुर ने आनन फानन में महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तैनात कर दिया और चेतन को एक सूटकेस में नोटों के आकार के कागज के टुकड़े भरकर दे दिए। शाम को जैसे ही प्रीति ने चेतन से रुपयों का सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर प्रीति सकपका उठी, जिसे सपने में भी चेतन के पुलिस के पास जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था वह सामने था। पंडरी थाने में पहले ही वह ब्लैकमेलिंग की बात से मुकर गई, लेकिन जल्द ही टूट भी गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और प्रीति के फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने नकदी और वे जेवरात भी बरामद कर लिए जो वक्त वक्त पर चेतन उसे उपहार में देते रहे। प्रीति के कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। फिर पुलिस रिंकू के पीछे पड़ गई, जो प्रीति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फरार हो गया था। इस कहानी के लिखे जाने तक रिंकू गिरफ्तार नहीं हो पाया था। माँ बाप भी थे शामिल। छानबीन आगे बढ़ी तो यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था कि माँ बाप को यह ना मालूम हो कि प्रीति यह पेशा कैसे कमा रही है। जब चेतन का उनके फ्लैट पर आना जाना था और इसके बाद रिंकू का भी, तो पुलिस को यकीन हो गया कि प्रीति के पिता रमाकांत तिवारी भी इस ब्लैकमेलिंग में शामिल थे और वह भी बेहद शर्मनाक तरीके से। अब तक पुलिस का अंदाज़ा था कि प्रीति के तार मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल से जुड़े होंगे। लिहाजा पुलिस प्रीति और रमाकांत को लेकर इंदौर आई, जहां सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया था कि इन दोनों मामलों का सीधे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है कि रमाकांत तिवारी को ठेकेदारी में ज़बरदस्त घाटा हुआ था। इसलिए प्रीति ने माँ बाप को रायपुर बुलाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी थी, जो कि एक कांग्रेसी नेता की थी। छानबीन में यह भी पता चला कि रमाकांत तिवारी की अनूपपुर और महेंद्रगढ़ में खासी इज्जत है और उनके परिवार की एक दिग्गज भाजपाई नेता से भी संबंध है। लेकिन इन सब बातों का ब्लैकमेलिंग से संबंधित होना नहीं पाया गया था। इधर प्रीति की मां मीडिया के सामने बेटी के बेगुनाह होने की बात यह कहते हुए करती रही कि वह बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है और जो पैसा था वह प्रीति के मंगेतर रिंकू का दिया हुआ था। इस बात में कोई दम नहीं था, क्योंकि चेतन प्रीति को दिए गए पैसों का ब्यौरामय सबूत पुलिस को दे चुके थे। यानी रिंकू के साथ साथ प्रीति के माता पिता भी चेतन की ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। फिर अकेली प्रीति को कैसे गुनहगार ठहराया जा सकता है। अब प्रीति और रमाकांत ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में हैं और चेतन ने मुकम्मल बदनामी झेलने के बाद चैन की सांस ली और चलो पिंड छूटा। किस्तों में कंगाल हुआ करोड़पति। जिस नाजायज़ रिश्ते को छिपाने के लिए चेतन ने 2 करोड़ रुपए प्रीति पर लुटा दिए थे, उसे देख लगता है कि अगर उनके पास और पैसा होता तो वो यूं ही लुटाते रहते। लगता ऐसे भी है कि ब्लैकमेलिंग की घोषित शुरुआत 2015 से हुई, जिसका आभास चेतन को तो हो चला था। इसलिए वे प्रीति को दी जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश डिजिटल पेमेंट की होती थी। चेतन प्रीति पर 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके थे और इसके अलावा 30 लाख रुपए की ज्वेलरी भी उस मकान से बरामद की गई थी जिसमें प्रीति रहती थी और इसके अलावा लग्जरी कार्स भी प्रीति के पास थी। तो इसका हिसाब किताब ही आप लगा सकते हैं कि कितना पैसा प्रीति पर चेतन ने खर्च किया था। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें कहानी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।